हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक बना लिया जाए। ओके, वेरी IMP क्वेश्चन, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सिंपल भी है। अगर आपको सैलिएंट फीचर लिखने के लिए आए तो सबसे पहले आपको लिखना है कोडॉन्स और ट्रिपलेट। कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मीनिंग क्या है? ट्रिपलेट का मीनिंग ये कि कोडॉन जो होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के ऊपर कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड जो नियर बाय न्यूक्लियोटाइड है, जिस फॉर एग्जांपल A, U and G, this is the single codon. This is the single codon. Means these 3 nearby nucleotide are able to code information for a specific amino acid. So codons are triplet. आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा राम हैज रेड केप। राम हैज रेड केप, है ना, रेड कैप। तो यहाँ पर देखिए राम में 3 लेटर है, हैज़ में 3 लेटर है, रेड में 3 लेटर है, कैप में 3 लेटर है। इसका मतलब ये कि और इस पे इसके नीचे भी आपने देखा होगा कहीं एक लेटर डिलीट हो जाता है इसमें से, तो ये पूरा के पूरा सेंटेंस है, इसका मीनिंग नहीं निकलता है। फिर दूसरा होता है तब भी मीनिंग नहीं निकलता है, फिर तीसरा भी डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर 3 वर्ड से मिलके कोई एक सेंटेंस बन सकता है ना। तो जब इसको एक फंक्शनल मतलब सिंपल सी बात है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का ऐड होने से या 3 डिलीट होने से इसके कन्फर्मेशन में एक डेफिनेट चेंज आता है कि एक अमीनो एसिड कम हो जाएगा या एक अमीनो एसिड बढ़ जाएगा। अब जैसे कि ये जो है ये प्रोटीन है अगर कोई, तो हैविंग 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड एंड 4 अमीनो एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पर हैज़ का मतलब ये हुआ कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स, अगर ये तीनों न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएंगे तो अब जो अगला प्रोटीन बनेगा उसमें 1, 2 और 3 अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, तो कोडॉन्स आर ट्रिपलेट मीन्स specific codon is consist by 3 nearby nucleotides present on messenger RNA, and these 3 nearby nucleotide considered as codon. This codon will code for a specific amino acid. Codons are unambiguous. Unambiguous का मतलब ये होता है कि codons जो हैं unambiguous and specific means a specific codon code for a specific amino acid. आपको जब आप वहाँ पर वो एक टेबल देखेंगे जिसमें 64 कोडॉन्स है, 64 कोडॉन वाली टेबल देखेंगे, तो उस कोडॉन में उस टेबल में आप देखेंगे कि एक डेफिनेट अमीनो एसिड के ऊपर एक डेफिनेट कोडॉन के सामने एक डेफिनेट अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है। दैट मीन्स codons are unambiguous and specific. When a specific codon codes for a specific amino acid, this is the unambiguous. And the next one is codon is degenerate. Codon is degenerate. यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन स्थिति हो सकती है। जैसे फर्स्ट ब्लॉक के मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पर है UCAG और सॉरी UU एंड UU एंड अगेन UU। ठीक है, और यहाँ पर है UCAG। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ कि ये जितने भी चारों और कोडॉन है, कोडॉन नंबर 1, कोडॉन नंबर 2, कोडॉन नंबर 3, कोडॉन नंबर 4, ऑल दिस कोड्स फॉर द सिंगल अमीनो एसिड। दिस इज द फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन के लिए कोड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ हम बात कर रहे हैं कोडॉन इज डीजनरेट का मतलब ये कि one amino acid can be coded by more than one codon. This phenylalanine is coded by this UUU, UUC also code for same, and UUA also code for the same, and UUG also code for the same. So this is the what is degeneracy, codon degeneracy. समझ में आ गया आपको? ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। अनएम्बिग्यूअस का मतलब स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कोड्स, स्पेसिफिक कोडॉन कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। एंड कोडॉन डीजेनरेसी का मतलब ये कि
जो एक अमाइनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे जब यहाँ पर इस चेकर बोर्ड को देखेंगे, इस चेकर बोर्ड में आपको 63 कोडॉन्स मिलेंगे, सॉरी 61 फंक्शनल कोडॉन्स मिलेंगे। उन 61 फंक्शनल कोडॉन को कोड करने के लिए कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स है। तो इसका मतलब ये हो कि सम कोडॉन्स में बी कोड द रिपीटेड अमीनो एसिड्स। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात, है ना। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आप अपने दिमाग में एक ऐसा फार्मूला बनाइए कि आप इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, बस अब ये आपको सेट करना है। एग्जाम के दिन आपको बड़ा कॉन्फिडेंस से लिखें कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो। तो दिमाग में कैसे बिठाना है ये आप सोच लीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। कंटिन्यूअस एंड नो पंक्चुएशन, कंटिन्यूअस एंड नो पंक्चुएशन, द थर्ड वन। कंटिन्यूअस एंड नो पंक्चुएशन का मतलब क्या, कि जो अमाइनो एसिड्स सॉरी जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं, इनके कोई पंक्चुएशन नहीं है। यहाँ पर ए लगा हुआ है तो यहाँ पर यू लगा है, तो यहाँ पर सी लगा हुआ है, तो यहाँ पर जी लगा हुआ है, तो फिर जी लगा हुआ है, फिर जी लगा हुआ है, यू लगा हुआ है। डेफिनेट इंटरवल में कोडॉन्स है यहाँ पर, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है। और आप तो जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस ये है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर 1 2 3 ऐसा नहीं है कि ये जैसे ये एक कोडॉन हो गया, फिर जगह छूट गई, फिर अगला कोडॉन हो गया, ये जगह काहे की छूटेगी, यहाँ पर जगह नहीं छूट सकती, क्योंकि डेफिनेट इंटरवल पर अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा ही आएगा। तो कोडॉन्स आर कंटिन्यूअस एंड नो पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन कोई गैप नहीं है उनके बीच में, है ना। तो बहुत अच्छा से याद रखिएगा इसको। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स कुछ अपवादों को छोड़ दे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे। तो जितने भी जो अपन 61 फंक्शनल कोडॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, और उनके सामने जो भी अमीनो एसिड लिखे हुए हैं, all these codons code the same amino acid in all the living beings, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो वायरस हो, उनमें कुछ अपवादों को छोड़ दे। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं कि कौन से एक्सेप्शन से, वो मुझे बताएंगे आप। एक्सेप्शन कौन कौन से, तो उन हालांकि हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो उन एक्सेप्शंस को छोड़ दे हम, तो जो 61 कोडॉन्स है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को यदि हमारी बॉडी में कोड करता है तो बैक्टीरिया में भी वही कोड करेगा, वो फंगी में भी वही करेगा और प्लांट में भी वही करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द कोडॉन, कि एक स्पेसिफिक कोडॉन जो होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम काम करता है, ये कहने का मतलब है इसका। And this is the AUG is having the dual function, तो very important question, कि ये क्वेश्चन आता है कि उस कोडॉन का नाम बताइए, या हाँ उस कोडॉन का नाम बताइए, या उस कोडॉन को लिखिए जो ड्यूअल फंक्शन करता है। तो वो कोडॉन कौन सा है, AUG है। AUG जो है वो एक ऐसा कोडॉन है जो ड्यूअल फंक्शन करता है। इसको जब भी अमाइनो एसिड की शुरुआत होती है तो पहला न्यूक्लियोटाइड भी, पहला कोडॉन भी यही होता है, और इसका ये मिथ्योनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को, बैट को कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। और ये दिस इज द फर्स्ट कोडॉन ऑफ द mRNA, दैट्स व्हाई दिस इज द इनिशिएशन जो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन प्रोसेस होती है उसको भी कंट्रोल करता है। ये इनिशिएशन कोडॉन भी है, एंड दिस आल्सो कोड द मिथ्योनिन, दैट्स व्हाई दिस इज द ड्यूअल फंक्शन। इसके अलावा यहाँ पर इस हमारे स्टडी मटेरियल में उन अमाइनो एसिड उन कोडॉन्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है जो नॉनसेंस कोडॉन है, जो स्टॉप कोडॉन है, जो क्या कहना चाहिए, नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन, शायद एक और कुछ नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कौन कौन से हैं, दे आर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द यू, सभी यू से स्टार्ट होता है। UAC, UGA एंड UAA, UGA और UAG और UGA। आई थिंक सो दिस इज द UAA, UAG और UGA, बिल्कुल आई थिंक सो, बिल्कुल यही सही है। ये तीन ऐसे कोडॉन हैं, ये जो 64 तो बन रहे थे, वो 64 में से तीन को कौन सा काट दिया हमने, ये तीन को काट दिया। दिस 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। ठीक है, ये जरूर यहाँ पर डाल लीजिएगा, एक अगला पॉइंट यहाँ पर डाल लीजिएगा, दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया।
ठीक है। एंड ये जो कोडॉन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो जेनेटिक कोड्स हैं, तो ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी के बारे में बात करिएगा। ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी, दिस इज द ट्रिपलेट, दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर अबाउट द ट्रिपलेट codon theory, which was given by Narenberg, Holy and Khurana। इनके बारे में बात कर लेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डीएनए रेप्लिकेशन मेथड। हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन की मेथड कौन सी होती है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या कहते हैं कि ये हमारा एक डीएनए है, ये हमारा एक डीएनए है, ये दिस इज द डीएनए और दिस इज द डीएनए, और ये जो डीएनए इसका तो 3 डैश है और 3 डैश का ये 5 डैश है और ये यहाँ 5 डैश है, ये 3 डैश है। तो ये जो डीएनए है ना, एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन इसकी दोनों हेलिक्स, ये हेलिक्स और ये हेलिक्स अलग हो जाएगी। ये हेलिक्स इस तरीके से अलग हो गई और दूसरी हेलिक्स जो है वो इस तरीके से अलग हो गई। सो दीज 2 हेलिक्स आर सेपरेट विथ ईच अदर और दे विल सिंथेसाइज अ सेकेंड हेलिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस हेलिक्स। जो प्रीवियस हेलिक्स है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी हेलिक्स को ये सिंथेसाइज कर लेगी। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड इज द ओल्ड स्ट्रैंड, दिस इज द ओल्ड स्ट्रैंड, दिस इज आल्सो ओल्ड स्ट्रैंड, दिस इज आल्सो ओल्ड, और ये जो बनी है दिस इज व्हाट द न्यू स्ट्रैंड। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अगेन द वाटसन एंड क्रिक and this is also called as the semi-conservative model of DNA replication. Why it is called the semi-conservative? Because अब जब DNA का रेप्लिकेशन होता है तो उसकी एक हेलिक्स तो जो है होती है वो पुरानी होती है, ओल्ड, यानी कि कंजर्वेटिव सीक्वेंस होती है, और जो दूसरी सीक्वेंस होती है उस कंजर्वेटिव सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगाकर वो दूसरी स्ट्रैंड बन जाती है। तो यहाँ पर आधा पार्ट तो कंजर्वेटिव होता है और आधा जो होता है वो कैसा होता है, वो न्यू होता है। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके बारे में बात करेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हालांकि डीएनए रेप्लिकेशन की एक मैकेनिज्म भी है, वो यहाँ पर दी नहीं हुई है, डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए बात आ गई है ना। अब हाँ, यहाँ पर दिया है शायद सेमी कंजर्वेटिव अदर स्ट्रैंड, हाँ बिल्कुल इतना ही बात की इसने, ज़्यादा बात नहीं की है। आपको अगर उसमें दिक्कत हो कौन सी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लाइगेज एंजाइम के बारे में, इसके बाद में हेलिकेज एंजाइम के बारे में, इसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में, और उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में, और उसके बाद में लाइगेज के बारे में, है ना, लाइगेज के बारे में, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, एंड देन लाइगेज एंजाइम, सबसे आखिरी में लाइगेज एंजाइम। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये काम करते हैं, यहाँ पर जब रेप्लिकेशन फ्रॉग बनता है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, रेप्लिकेशन फ्रॉग बनता है तो रेप्लिकेशन फ्रॉग में यहाँ पर एक जगह कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है और दूसरी जगह डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। तो कई बार यह क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर जब आरएनए प्राइमर्स को हम बाहर निकाल देते हैं, आरएनए प्राइमर को जब बाहर निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक स्पेशल फ्रेगमेंट्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। तो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये इसके बारे में पूछा जाता है। तो वही डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहाँ होंगे कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा हमारा, लैगिंग, दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, दिस वन इज द लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पर आरएनए प्राइमर्स को बाहर निकालने के बाद में जो हमारा डीएनए होता है उसकी कंटिन्यूस ये डबल स्ट्रैंडेड, देन सिंगल स्ट्रैंडेड, देन डबल स्ट्रैंडेड, देन सिंगल स्ट्रैंडेड, देन डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन दिखती है ना। जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इसको एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा इस लैगिंग स्ट्रैंड में यहाँ पर आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्राइमर को बाहर निकाल दिया बीच में, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्राइमर को बाहर निकाल दिया, फिर डबल स्ट्रैंडेड। तो ये जो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड एज ओकाज़की फ्रेगमेंट बिकॉज ऑफ दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ओकाज़की साइंटिस्ट। तो इसीलिए इसका नाम ओकाज़की फ्रेगमेंट पड़ा है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा पढ़ के, और कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि इस स्टडी मटेरियल में यहाँ इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, इसलिए मैं भी आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में जिसने प्रूव किया इस मॉडल को,
जो हमारे वाटसन एंड क्रिक का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है उसको प्रूव किया। और ये प्रूव करने वाला मॉडल ये है कौन सा, मेजल्सन एंड स्टेहाल्स एक्सपेरिमेंट। मेजल्सन एंड स्टेहाल्स एक्सपेरिमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। मेजल्सन एंड स्टेहाल ने क्या किया, देखिए आप इसको पढ़ लीजिए। ई कोलाई वाज ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग NH4Cl फॉर द सेवरल जनरेशन। ये एक मीडियम लिया था जिसमें NH4 और N में 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? N15 लिखा हुआ है। तो NH4Cl जो था वो, उसमें जो N था वो कैसा था? N15 था, यानी कि रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन था। तो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन में इन्होंने सेवरल जनरेशन तक ई कोलाई को ग्रो किया। ई कोलाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रेप्लिकेशन को बता रहा है, ध्यान रखिएगा ये, है ना। ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया। और इसके बाद में अगला स्टेप हम देखें, एज रिजल्ट N15 गोट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ड्यूली सिंथेसाइज्ड। जो नए जो बैक्टीरिया बने उनमें उनकी जो नॉर्मल जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन बेस था, उसकी जगह N15 ने जगह ले ली, वहां पर N15 आ गया। दीज सेल्स वेयर देन ट्रांसफर टू द नॉर्मल NH4Cl मीडियम, जहां पर N14 लिखा हुआ है, ध्यान रखिए N14 लिखा हुआ है, ठीक है। N14 पे ट्रांसफर कर दिया। द फर्स्ट जनरेशन कलेक्टेड आफ्टर द 20 मिनट्स हैड द हाइब्रिड डीएनए हाइब्रिड डीएनए था उसका, वन न्यूली एंड वन नॉर्मल सिंथेसाइज। ये यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव की बात कर रहा है, ये वन नॉर्मल एंड वन जो है वो कैसा है, वन कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज है। देन द अगले स्टेप पे बात करें हम, तो अगला स्टेप क्या बोल रहा है कि सेकेंड जनरेशन कलेक्टेड आफ्टर द 40 मिनट हैड द इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए, ठीक है। फिर 50% रिडक्शन हो गया रेडियो एक्टिविटी में। और प्रोवाइड दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव, प्रोवाइडिंग दैट द, इससे हमें प्रूव निकलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। चलिए मैं एक रे डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले उन्होंने N15 मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो किया, तो उनका डीएनए कैसा हो गया, उस डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड थी वो दोनों स्ट्रैंड कैसी हो गई, वो N15 वाली हो गई। ये N15 मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 15 लिख देता हूँ, आप N15 मान लीजिएगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है। N15 टाइप का। देन आफ्टर सेवरल जनरेशन दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या दिस पर्टिकुलर जनरेशन इज ट्रांसफर इनटू द N14 मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया गया। N14 मीडियम पे जैसे ही ट्रांसफर कर दिया जाता है तो अब यहाँ पर ये दोनों ही सीक्वेंसेस, इन दोनों सीक्वेंस को मैं अलग कर रहा हूँ। इस सीक्वेंस को मैंने अलग कर दिया और दूसरी सीक्वेंस को भी मैंने अलग कर दिया, दोनों हेलिक्स को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। दोनों हेलिक्स को मैंने अलग करने के बाद अब चूंकि ये मीडियम कौन सा है, N14 मीडियम है, N14 मीडियम में ये ग्रो कर रहे हैं, N14 मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, तो N14 मीडियम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो अगला जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, 14 का बनेगा, ये 14 का बनेगा। ये पुराना वाला कौन था, 15 था, ये 15 था, ठीक है। ये पुराना वाला कौन सा है, 15 का था। ये कौन सा बनेगा, नया वाला 14 का बनेगा, ये 14 का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कितनी थी, 100% ऊपर वाली जनरेशन में। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कितनी हो गई, 2 आउट ऑफ 4। ये N15 एक है, N15 यहाँ पर एक और है, कितना है, 4 में से 2। तो रेडियो एक्टिविटी कितनी हो गई, रेडियो एक्टिविटी हो गई 50%। कितनी हो गई, 50%, 100% एंड 50%। एंड अगेन इट विल ग्रो इनटू N14 मीडियम में ग्रो करेंगे। अब क्या होगा, अब ये 4 स्ट्रैंड अलग हो जाएगी, जो पुरानी 4 स्ट्रैंड है। ये पहली 15 वाली, ठीक है। दूसरी 14 वाली, पहली जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। फिर अगली उसकी 15 वाली, और ये यहाँ पर मैं नीचे बना रहा हूँ 14 वाली, ये 15 वाली और ये 14 वाली, 4 स्ट्रैंड अलग हुई, ठीक है। अब चूंकि मीडियम इस क्या है, मीडियम N14 है, तो अगली जो भी बनेगी वो कैसी बनेगी, 14 वाली बनेगी, 14। फिर अगली यहाँ पर भी बनेगी, वो कैसी बनेगी, 14। यहाँ पर कौन सी बनेगी, 14। यहाँ पर भी 20 बनेगी, 14। अब आप देखिए टोटल स्ट्रेंथ्स कितनी है, 2 + 2 + 2 + 2 कितनी हो गई, 8। 2 4 6 एंड 8। एंड आउट ऑफ दिस 8 में से कितनी, 8 में से 6 जो है वो 14 टाइप की है और 4 जो है वो 15 टाइप की है। ये
ये 15 टाइप की है, 2 ओनली, 2 इज 15 टाइप है ना, और दिस वन इज आल्सो 15 टाइप, बाकी सब 14 टाइप की। तो इसका मतलब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कितनी हो गई, इसमें हम देखें तो यहाँ पर 25% रह गई, 25% रह गई। इसको एक बार और N14 मीडियम में ग्रो करेंगे हम तो कितनी हो जाएगी, 12.5%, ओनली 12.5%। तो आप देखिए 12.5%, और एक बार ग्रो कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 6.25, कितनी हो जाएगी, 6.25। तो आप देख सकते हैं हर जनरेशन में जो अपनी प्रीवियस जनरेशन का है उसका 50% रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज होता रहा है, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है 50%। सो दिस इज द व्हाट कि जो 50% है वो तो प्रीवियस जनरेशन का होता है कंजर्वेटिव, और 50% क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज होता है। यहाँ पर 50% कंजर्वेटिव रहा यहाँ पर, और 50% न्यू, देन लगातार चलता है। तो हैज प्रूव that DNA is replicated by the semi-conservative method, and this is the proved by Mendelssohn and Stahel by his experiment on E. coli bacteria by using NH4Cl N15 medium and then NH4Cl using N14 medium. So